तो क्या एक बार फिर से बंगाल में वही स्थिति आ गई बागियों के लिए, जैसा कि 2021 चुनाव से ठीक पहले टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में गए और फिर फौरन बाद चुनाव के बाद ही बीजेपी को साइड करके वापस ममता के साथ में आ गए थे। आखिर किस तौर पर कानूनी दांवपेच और खेल में फंस गए हैं ओम बिरला, और आने वाले दिनों में अदालती प्रक्रिया के बीच में बागियों का जो हश्र होगा, क्या उसका अंदाजा कानूनी जानकार से सलाह मशवरा करने के बाद उनको हो चुका है? इसलिए उनमें से कई वापसी का रास्ता तलाशने के लिए संपर्क साध रहे हैं। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि 15 और 16 जून के बीच में जो कुछ हुआ और जिस किस्म की हलचल रही, 15 तारीख को जहां पर 17 बागी सांसदों ने जाकर के लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, मगर अगले ही दिन महज 24 घंटे में ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जिस तरीके से हाथ खड़े कर लिए और ये कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कानूनी सलाह मशवरा लेकर के ही मैं कोई फैसला लूंगा, यानी कि यह मामला उस स्टेज पर आकर अटक गया है जहां से बागियों के लिए, शाखेमे के लिए एक असंभव वाली कामयाबी दिख रही है। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बागी सांसदों की बैठक के बीच लोकसभा स्पीकर से मिलकर कैसे उन्होंने किस तरीके से ममता गुट के सांसद कीर्ति आजाद ने ज्ञापन देकर नियमों का पालन करने की चेतावनी दी थी। ममता के सांसद कीर्ति आजाद ने उस वक्त कहा था कि यह मामला बिल्कुल साफ है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 10 शेड्यूल के अनुच्छेद 4 के अनुसार इस तरीके का बंटवारा हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र में जो हुआ गलत था, जिसे कोर्ट ने भी माना। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जिन दो बिंदुओं के आधार पर कि एक तो 19 प्लस तादाद नहीं है जादुई या उस मैजिक वाले फिगर के, दूसरा ये कि कानूनी दांवपेच में, कानूनी खेल में ये पूरा का पूरा खेल बिगड़ चुका है। ऐसे में खबरें ये आ रही हैं कि टीएमसी के कुछ बागी सांसद वापसी की तरफ रुझान करते हुए संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर किससे संपर्क साधेंगे? जो कोई ममता के कोई नजदीकी होंगे या अभिषेक के नजदीकी होंगे। दोस्तों, अभिषेक को जिस तरीके से विलन बनाया ना इन बागी सांसदों ने, दरअसल ये दिल्ली का इशारा था और अभिषेक उसमें टारगेट नहीं होने थे, उसमें टारगेट होनी थी ममता। लेकिन उन बागी सांसदों ने कहा कि अगर हम ममता को इस तरीके से निशाना बनाएंगे तो फिर बंगाल की जनता भी यकीन नहीं करेगी और मामला उल्टा पड़ेगा, इसलिए अभिषेक को लेकर के निशाना बनाते हैं। अब ऐसे में दोस्तों ये सब कुछ होता रहा, लेकिन कानूनी दांवपेच ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने स्पीकर बिरला पर भड़कते हुए यह साफ कर दिया कि बागियों को अयोग्य घोषित किया जाए। बागियों का विलय ही नियमों के विरुद्ध और बेतुकेपन का तमाशा है, अदालत में टिक नहीं पाएगा। बागियों का पक्ष, टीएमसी विधायक दल के बागी किसी राजनीतिक पक्ष में विलय कर ही नहीं सकते हैं। विलय तभी हो सकता है जब टीएमसी खुद ऐसा करना चाहिए, और टीएमसी के अध्यक्ष इस वक्त ममता है। ममता चाहेंगी तभी विलय होगा, और ममता क्यों चाहेंगी? अब ऐसे में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का खेमा इस बात पर चिंतित है कि अगर ओम बिरला के यहां उनका खेल बिगड़ा तो फिर आगे की कानूनी लड़ाई में तो उनका ऑपरेशन लोटस, जिसका रिजल्ट ना आना न सिर्फ जीरो होगा बल्कि आगे के प्लान को पलीता लगेगा। इसीलिए इस बीच में महाराष्ट्र वाली घटना और महाराष्ट्र वाली हलचल आपके सामने होगी, जिसे प्लान BC बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां एक ताज्जुब की बात यह है कि यह पहली बार हो रहा है जब मोदी शाह की ख्वाहिशों के बावजूद कानूनी शिकंजों की बुनियाद पर उनके हक में फैसला होता हुआ नहीं दिख रहा है। वरना चुनाव आयोग से लेकर के इन्हीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से लेकर यहां तक कि सरकार से जुड़े मामलों में कई अदालतों के फैसले भी किस तौर पर उनके अनुकूल आए, मगर यहां शायद जल्दबाजी में गलत कदम उठा लिया, मानो ऐसा अब लग रहा है। अब आप देखिए ना, एक तो अभी तक 20 की तादाद पब्लिकली नहीं आए, 17 पर अटके हैं। दूसरा ये कि कहते हैं कि झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ गढ़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो अनैतिक, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक तौर पर तोड़फोड़ को कानूनी दांवपेच से बचाने के लिए जिस अनजान और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी में इन 17 सांसदों को भेजा, वहां भी पेच फंस गया। अब ऐसे में सवाल ये कि अब होगा क्या? यानी कि दो चीजें होंगी, एक ये कि उनकी सांसदी जाएगी क्योंकि 17 ही होंगे,
या 18 ही होंगे, 19 या प्लस नहीं होंगे, या फिर शाह फिर से कुछ और सांसदों को दूसरे स्टेज में बगावत करने के लिए मजबूर करेंगे। मगर ये इतना आसान नहीं है। यानी कि अभी फाइल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास ठंडे बस्ते में मौजूद है कि 3 या कम से कम 2 का और जुगाड़ तब तक हो जाए। मगर इस बीच में इस खबर ने कि साहब इन सांसदों ने ही, इसमें से कुछ लोगों ने वापसी के रास्ते पर संपर्क भी साधना शुरू कर दिया। और इससे भी बड़ी बात कि एनसीपीआई में विलय ही गलत तरीके से हुआ दोस्तों। अब देखिए ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो सेट फॉर्मूला 95% केसेस में होता ही, आप देखते हैं अपने आसपास भी। अब वही बागियों और बीजेपी के साथ होने जा रहा। संकट में घिरी बीजेपी ने बागी 17 सांसदों को एनसीपीआई यानी कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में शामिल करा दिया। मगर उस पार्टी को ना तो मान्यता है, ना ही किसी तरह की वैल्यूएशन, लोकसभा चुनाव तक नहीं लड़ी, मतलब गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। और ये कड़ी आगे की अदालती दावपेच में भी फंसेगी, जैसा कि कपिल सिब्बल कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि एक तो इनकी तादाद अभी 19 प्लस या जिसका दावा करते हैं वो सामने नहीं आई है। दूसरा ये कि ये राजनीतिक दल में विलय कर ही नहीं सकते, जिस दल में जाने की बात कर रहे हैं, जिसकी मान्यता है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी दल का विलय तभी संभव है जब मूल पार्टी स्वयं ऐसा निर्णय ले। और यहां भी ममता गुट की टीएमसी मूल है। दरअसल मोदी शाह को लग रहा था कि मानसून सत्र में मोदी शाह को उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए वो अगले कई टर्म सत्ता में बने रह सकते हैं। डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन का संशोधन विधेयक, जिसे बीते सत्र में इंडिया गठबंधन ने धराशायी किया था। मगर ये तो तब होगा जब बागी वाला फार्मूला हिट होता। मगर इन उम्मीदों पर पानी फिरता दिखा। उधर बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी टीम विपक्षी राजनीति का पूरा स्पेस अपने कब्जे में रखे हुए, जैसे टीएमसी में। क्योंकि दोस्तों अदालत में यह भी देखा जाएगा, सिर्फ 2/3 का आंकड़ा नहीं होता है। पार्टी का संविधान क्या कहता है, पार्टी के संगठन, पदाधिकारी, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता किसके साथ है, ये सब ममता गुट के पास है। ममता गुट के सांसद सागरिका घोष कहती हैं, मोदी शाह की बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति को डस्टबिन में डालकर साम दाम दंड भेद की राजनीति से टीएमसी को तोड़ने में जुट तो गई, मगर कामयाबी मिलेगी नहीं। पार्टी छीन नहीं पाएंगे। उन बागियों को अपनी सांसद भी गंवानी होगी। दोस्तों आजाद भारत की इस राजनीतिक उठापटक और टूट फूट के समय में कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि जब किसी पार्टी में 2 गुट बनते हैं, दोनों ही गुट खुद को असली पार्टी बताते हैं, तो इसका फैसला चुनाव आयोग करता है। इस बात का पूरा उल्लेख इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के पारा नंबर 15 में, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1971 के ऐतिहासिक सादिक अली बनाम चुनाव आयोग मामले में किए गए नियमों के आधार पर है। किसी भी गुट का दावा 3 मुख्य पैमानों पर परखा जाता है। यह देखा जाता है कि पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक में कितने लोग किस गुट के पास हैं। चुनाव आयोग ये सोचता है कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की सूची में किसका पलड़ा भारी है। संगठन के मोर्चे पर ममता बनर्जी का पलड़ा यहां भारी है बेशक, क्योंकि पार्टी संगठन पर अभी भी उन्हीं की पकड़ है। हालांकि दोस्तों अगर महाराष्ट्र की बात करें, शिवसेना और एनसीपी के मामले में चुनाव आयोग ने पार्टी संगठन से ज्यादा सांसदों और विधायकों की तादाद को तवज्जो दी थी। खैर वो चुनाव आयोग है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके फैसलों पर विरोध जता करके कोर्ट जाने का भी कोई फायदा अब तक ज्यादा मिला नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग को जाहिर तौर पर किस बात का डर है। अब इस तरीके से चुनाव आयोग ये देखता है कि क्या पार्टी के भीतर बगावत या नए अध्यक्ष का जो चुनाव है पार्टी के आंतरिक संविधान के नियमों के तहत हुआ या नहीं हुआ। उसे लगता है कि मामला ज्यादा उलझा है, तुरंत फैसला नहीं लेता है। अंतरिम तौर पर अब अगर देखें इस पूरे मामले में, तो यहां पर टीएमसी का नाम और सिंबल, 2 ही चीजें तो है वरना पार्टी में, और क्या है। चुनाव आयोग जो है ऐसी सिचुएशन में उसे फ्रीज करता है। अब ऐसी स्थिति में दोनों गुटों के अस्थायी रूप से नए नाम और नए सिंबल दिए जाते हैं। ये आमतौर पर हमने देखा, महाराष्ट्र के मामले में सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी खिंची हुई है। इसलिए बंगाल में भी ये कानूनी लड़ाई महीनों सालों तक चलेगी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इतनी आसानी से अपनी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, सिंबल नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ये लड़ाई जब तक चलेगी तब तक इन बागी गुट का क्या होगा। और फिर लड़ाई के बाद में फैसला उनके खिलाफ गया, तब वो इनके आगे खाई पीछे कुआं होगा।
इसीलिए दोस्तों ये खबरें छन छन करके आ रही हैं कि जो उलझने उनके सामने इस वक्त हैं, जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, या आने वाले दिनों में जो दरवाजा बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे पार पाने के लिए अभी से ये प्लान बी पर काम करना शुरू कर रही है। अब ऐसे में दोस्तों टीएमसी के संगठन कार्यकर्ताओं पर ममता बनर्जी की पार्टी का कब्जा, अदालत के किसी फैसले से छीन पाना बागियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही नहीं, असंभव है। तो फिर दोस्तों आगे होगा क्या? इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में नतीजा फिलहाल बागियों के तो खिलाफ ही जाता दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर